चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत जो जिन जिन घटनाओं की चर्चा की गई है उन घटनाओं के संदर्भ में बात करेंगे। सदा की तरह जो भी हम बात करेंगे पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी, साथ ही किसी भी परीक्षा के पीटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इंटरव्यू के लिए भी। और बीपीएससी होने वाली है 17 नवंबर 2024 को। इस हिसाब से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जिन घटनाओं का। ठीक है, पहले की तरह ही फिर बता रहे हैं, मेंटल डायरिया से बचते हुए हम लोग खबरों को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़रूरी होगा उसी को। बहुत सारी चीज़ें होती है जो जानना या दिमाग में रखना उतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग में रखना और अनावश्यक चीज़ें रखना मेंटल डायरिया की स्थिति है, उससे बचना चाहिए, कई बार हम कह चुके हैं। तो पहली खबर ब्रिटेन से है। कहाँ से है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 14 वर्ष के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री बने हैं सर कीर स्टारमर। कौन बने हैं? सर कीर स्टारमर। इससे पहले प्रधानमंत्री थे, आप लोग जानते ही हैं, बहुत चर्चित नाम, ऋषि सुनक। कौन थे? ऋषि सुनक। किस पार्टी से थे? वे कंजर्वेटिव पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे और भारतीय मूल के थे, इसलिए भारत में काफी चर्चा में बने रहे ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक की पत्नी भारतीय मूल की है, भारत की है। उनकी ये नारायण मूर्ति की बेटी, नाम जानते ही आप लोग, इन्फोसिस के जो फाउंडर नारायण मूर्ति है, उनकी बेटी रही है ऋषि सुनक की वाइफ। हालांकि ऋषि सुनक की वाइफ जो है उनकी अपनी पहचान भी है। तो ये ब्रिटेन से पहली खबर क्या क्या वह सत्ता में परिवर्तन हुआ है। कहाँ सत्ता में परिवर्तन हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के तहत नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए पीएम कीर KEIR स्टारमर। कीर स्टारमर। ठीक है, ये किस पार्टी से है वो भी ध्यान में रखिएगा, लेबर पार्टी। यही लेबर पार्टी है जिसके जब भारत आज़ाद हो रहा था तो यही लेबर पार्टी थी, याद है? ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार। 14 वर्ष के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार इस बार बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। नहीं, पुराने पीएम की किस पीएम को अपदस्थ करके ये बने हैं? पुराने पीएम, वो भी याद रखिए, ऋषि सुनक। पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक क्या थे? कंजर्वेटिव पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी। ये दो पार्टी जो है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ बहुत सत्ता में बनी रहती है। दो मुख्य पार्टियां हैं वहाँ की, जैसे भारत में है ना अभी कांग्रेस और भाजपा, उसी तरह ये दो पार्टी है। ये इसके अतिरिक्त और भी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, वहाँ भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, ग्रीन पार्टी भी है, लेकिन उनका रोल उतना नहीं होता। ये इन दोनों का रोल हाल में वहाँ की राजनीति में बहुत है। क्लियर है? तो अभी लेबर पार्टी की सरकार है। और एक बात और, लेबर पार्टी की सरकार जो है वो भारत को असहज करने वाली नीतियां अपनाती रही है। समझ आई बात? ठीक है, लेकिन चुनाव के दौरान कीर स्टारमर ने जो प्रचार अभियान चलाया उससे और हाल में जो उन्होंने संकेत दिए उससे यह पता चलता है कि भारत के साथ प्रधानमंत्री भले बदल गए हैं ब्रिटेन में, लेकिन संबंध में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जो संबंध, जो बातें चल रही थी वही बातें आगे बढ़ेगी। और जब भी कोई नए प्रधानमंत्री बनते हैं किसी देश में तो एक औपचारिकता होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको शुभकामना देते हैं ना, नहीं समझे? जैसे हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री कोई बनते हैं तो और देशों के प्रधानमंत्री टेलीफोन पर शुभकामना बधाई देते हैं ना, तो ये औपचारिकता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कीर स्टारमर को फोन करके बधाई दी और सहयोग जताया, मतलब ये आशा जताई कि हमारा और आपका संबंध, यानी ब्रिटेन और भारत का संबंध क्या होगा? रचनात्मक होगा, मैत्रीपूर्ण होगा, सौहार्दपूर्ण होगा। जो भी बातें हम कह रहे हैं वो कंसेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी, सारी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये आशा जताई है। दूसरा फिर सत्ता परिवर्तन से दूसरी खबर। कहाँ? नेपाल से। नेपाल में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है और फिर से पीएम बने हैं कौन? खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। कौन बने हैं? नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, KP शर्मा ओली।
पीएम बने हैं नए, क्लियर है। हो सकता है जब आप लोग को एग्जाम दे रहे हो तब तक फिर ये बदल जाए, इसलिए वर्तमान में केपी शर्मा ओली है, बस इतना ही याद रखिए। आपने देखा ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब वहां पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स, वहां जो है पॉलिटिकल मूवमेंट को या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी आप सुनते होंगे शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, ये नेपाली कांग्रेस के हैं। ये कौन है, किस पार्टी के हैं? नेपाली कांग्रेस। कभी आप सुनते होंगे केपी शर्मा ओली पीएम बने, जो अभी भी बने हैं, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। किस पार्टी के हैं ये? सीपीएन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी के हैं, ठीक है। और एक का नाम सुने होंगे आप लोग, पुष्प कमल दहल प्रचंड, है ना, जिनको शॉर्ट में प्रचंड भी बोला जाता है, कमल दहल प्रचंड। ये है किस पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर, एमसी, क्लियर है। और तीसरा व्यक्ति पर्सनैलिटी जो है वहां शेर बहादुर देउबा, कौन है? देउबा। ये किस पार्टी के हैं? नेपाली कांग्रेस। समझ में आई बात? वह तीन व्यक्तित्व जो है अभी पॉलिटिक्स में अहम रोल भूमि अदा कर रहे हैं। कौन कौन? शेर बहादुर देउबा। और इसमें सबसे ज्यादा भारत विरोध किसने दिखाया हाल में? केपी शर्मा ओली ने। नहीं, आप पता ही होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे, केपी शर्मा ओली ने सबसे ज्यादा भारत विरोध जताया, ठीक है। चाहे प्रो चाइना इनकी पॉलिसी रही है। नेपाली कांग्रेस के जो शेर बहादुर देउबा है, इनकी पॉलिसी क्या रही है? भारत प्रो इंडिया। पुष्प कमल दहल ये भी प्रो चाइना रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में रहते हैं, लिबरल रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये भी प्रचंड ही है भारत के लिए। तो ये सुनिए, शेर बहादुर देउबा, और इसमें गठबंधन हुआ प्रचंड के साथ, तो ये शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। फिर पुष्प कमल दहल इनके साथ करके ये प्रधानमंत्री बने। अब ये इनके साथ करके प्रधानमंत्री बने। ये गठबंधन होता रहता है, क्लियर है। ये गठबंधन की राजनीति, अवसरवादी राजनीति जो हमारे यहाँ चलती है वहाँ भी चल रही है। ये स्थिति ठीक नहीं होती है किसी भी देश के लिए, और स्थिरता स्थिति ठीक नहीं रहती है। ओके, दूसरा है अपना नाम है उसमें, अब कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस करते हैं, इंडिया में भी कांग्रेस है, इसलिए भारतीय, ठीक है, इसलिए रखा होगा, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप देखिए अमेरिका से भी, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन परिवर्तन की तैयारी चल रही है। चुनाव प्रचार जोरों से है, और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी कौन कर रहे हैं वह राष्ट्रपति पद के लिए? डोनाल्ड ट्रंप। नहीं पढ़े हैं, है ना? अभी प्रचार अभियान चल रहा है ना वहाँ अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या हो रहा है? यूएसए में क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है। और तीसरा, नेक्स्ट, चौथा जो खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और भी कुछ दिया हुआ है, ऊपर हमला वगैरह हुआ, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथी खबर है ईरान से, ये इम्पोर्टेंट है। चौथी खबर ईरान से है। ईरान में आप लोग जानते ही हैं, ईरान के जो राष्ट्रपति थे वे क्या विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और नए राष्ट्रपति की ये चुने जाने की मुहिम चल रही थी, और नए राष्ट्रपति बने हैं कौन है? मसूद पेजेशकियन। कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन, ईरान से मसूद पेजेशकियन। और इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है वो बताते हैं आप लोगों को। ईरान में कौन बने हैं राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति? मसूद पेजेशकियन। इन्होंने पराजित किया है किसको? पराजित किसको किया है? सईद जलीली, सईद जलीली को पराजित किया, ठीक है। समझ में आई बात? किसको पराजित किया इन्होंने? सईद जलीली, ठीक है। कौन बने हैं नए राष्ट्रपति? कौन बने ईरान में? हाँ, मसूद पेजेशकियन। पराजित किनको किया उन्होंने? आप कहिएगा सर बार बार पराजित जिसको किया उनका नाम क्यों बोले रहे? इसलिए ले रहे कि सईद जलीली बहुत कट्टरपंथी थे, ये चाहते थे कि महिलाएं हिजाब में रहे। और ये पेजेशकियन जो हिजाब विरोधी है, उदारवादी है, लिबरल है, और ये कट्टरपंथी है। कौन? सईद जलीली। तो इनका पराजय
जो है ईरान के लिए क्या है, ईरान की महिलाओं के लिए, ईरान के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, ठीक है। सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से मसूद पेजेस्कियन अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध होंगे, क्लियर है। इन्होंने भारत के साथ भी संबंध बेहतर रखने का ये वादा किया है। भारत के साथ भी माना जाता है संबंध बहुत अच्छा ही रहेगा। उदारवादी है कौन, पेजेस्कियन, और हिजाब विरोधी है, याद रखें। वहाँ हिजाब पहनने को लेकर आंदोलन चल रहा है ना, जो वहाँ प्रोग्रेसिव महिलाएं वो कहती हिजाब नहीं पहनेंगे, बाकी लोग कहते हैं नहीं पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर थी वहाँ से। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा। चलिए पांचवी खबर है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा से संबंधित खबर है। तो पहले रूस की यात्रा के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर ऑस्ट्रिया, क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी 8-9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा पर रहे, फिर 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर। तो प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा। पांचवी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से है, सिर्फ पे इंक नहीं है क्या। 8 और 9 जुलाई को कहाँ रहे, 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा और 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा। और आप लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। तो ऐसे में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा जो है वो रूस के लिए खासा महत्वपूर्ण है। रूस को ये एहसास जरूर हुआ होगा कि हम अलग थलग नहीं है, दुनिया में हमारे साथी है, विश्वसनीय दोस्त है, कौन, भारत, ठीक है। रूस के लिए ये अहम होगा, व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये अहम बात होगी। तो देखिए भारत रूस संबंध पर हम लोग बात करेंगे। भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था 2000 से ही कि प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन होगा, एक बार भारत में एक बार रूस में। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं इस बार। और रूस गए हैं तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, एक मुद्दा आप लोग सुने होंगे कि रोजगार के बहाने बहुत सारे भारतीयों को बुलाया गया और उन्हें फिर यूक्रेन से होने वाले युद्ध की सीमा पर जगह पर तैनात कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री हमारे जो है वो इस बात को लेकर उन्होंने ये क्षोभ जताया है वहाँ, क्लियर है। और जो यूक्रेन युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं भारतीय रूस में, उनकी वापसी के बारे में भी बातचीत हुई। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। बहुत पहले रूस में एक वोटिंग हुआ था, सर्वे हुआ था कि रूस का सबसे विश्वस्त मित्र विश्व में कौन हो सकता है। तो वहाँ के नागरिकों ने भारत के पक्ष में वोट किया, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल वेदर फ्रेंड है, कौन, रूस और भारत ऑल वेदर फ्रेंड, समझ गए, किसी भी मौसम में दोस्त रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भारत और रूस के बीच अब अमेरिका और यूरोप के विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, ये आप लोग सुने ही होंगे, ठीक। अमेरिका और यूरोप ये चाहते थे कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर दे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा खरीदार है ना, बहुत बड़ा कस्टमर है ना। बहुत बड़ा कस्टमर जो होता है उसको दुकानदार कभी छोड़ना चाहता है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कस्टमर हट जाए, दुकानदार क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। तो अमेरिका और यूरोप ये चाह रहा था कि भारत नहीं खरीदे, इससे क्या होगा, रूस में आर्थिक संकट उत्पन्न होगा, और आर्थिक संकट जब उत्पन्न होगा तो सैन्य संकट भी उत्पन्न होगा, क्योंकि वित्तीय संकट जो है हर संकट को जन्म देता है। लेकिन भारत ने अमेरिका और यूरोप की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रूस से तेल आयात जारी रखा, और भारत को फायदा भी हुआ। क्रूड ऑयल वहां से लिए और रिफाइन करके तेल निर्यात करने लगे, और भारत सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। जहाँ तेल होता नहीं वो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर की श्रेणी में आ गया। तो भारत को भी लाभ हुआ और रसिया को भी लाभ हुआ। तो ये भारत रूस संबंध में ये मैं जो बातें हम जो बात कह रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में पीटी में भी आ सकता है और मेन में भी आ सकता है, क्लियर है। 4 ऑप्शन दे देगा कंसेप्चुअल, तेल खरीद बिक्री जो हुई है दोनों के बीच में, उसमें एक ऑप्शन आपको तलाशना पड़ेगा, या मेंस में दे देगा भारत रूस संबंध, तो सारी बातों को लिखना पड़ेगा। और 2021 में 21वीं शिखर वार्ता हुई थी। 2000 से इन लोगों ने तय किया था क्या कि हर वर्ष शिखर सम्मेलन होगा।
तो 2021 में तय किया गया था कि 2025 तक 25 अरब डॉलर का कारोबार दोनों के बीच होगा, जो 65 अरब डॉलर हो चुका है। 25 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था, कितना हो गया? 65 अरब डॉलर। और अब 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का निर्णय लिया गया। कितना? 100 अरब डॉलर करने का निर्णय। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी जैसे तेल है, ऑटोमोबाइल है, रक्षा उपकरण है, ठीक है, उसमें भी व्यापार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और कजान और येकतेरिनबर्ग में भारत ने 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोला है। कहाँ कहाँ? कजान और येकतेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास भारत ने खोला है। इस अवसर पर वाणिज्यिक दूतावास समझ गए ना, कॉन्सुलेट्स कहा जाता है उसको। इससे पहले 2 वाणिज्य दूतावास पहले से है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में। कहाँ है? तो भारत के कितने वाणिज्यिक दूतावास हो गए? 4। 2 पहले से कहाँ कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में था। इस बार जब प्रधानमंत्री गए हैं जुलाई में, तब 2 और नया। कौन कौन? कजाक और येकतेरिनबर्ग। याद होगा ना? ओके, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने, जाहिर है जब हम लोग जाएंगे कहीं किसी गेस्ट के यहाँ, आप जाइएगा, जो मित्र हैं, वहाँ अगर युद्ध वगैरह चल रहा होगा तो थोड़ा बहुत तो कहिएगा ही कि युद्ध की जगह शांति से काम लीजिए, ठीक है, इससे आपकी भी क्षति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी वो औपचारिकता वहाँ जताई और कहा कि युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में, ठीक है। हम किसी के पक्ष में नहीं, किसके पक्ष में? शांति के पक्ष में। और शांति जो है, हर एक पक्ष को शांति की जरूरत है। पूरी दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? शांति की। जो आदमी है तो आदमी बेचैन है दूसरे आदमी का गला काट के आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। समाज है तो दूसरे समाज का गला काट के, धर्म है, जाति है, देश है, सब यही काम है। तो ऐसे में क्या सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? शांति की। सबको, चाहे आदमी हो या समाज हो, धर्म हो, देश हो, ठीक है। तो चलिए, भारत रूस संबंध पे बहुत सारी बातें हमने कर ली, हम एक बार देख लें भारत रूस संबंध। इंक ठीक से नहीं पढ़ा है हर्ष, फटाफटा लग गया। क्या देखा आपने? वर्ष 2000 से क्या चल रहा है? 2000 में क्या समझौता हुआ था? वार्षिक शिखर सम्मेलन का, एक दूसरे के यहाँ। और 2021 में क्या होगा? क्या हुआ होगा? 21वीं वर्ष 21वीं में क्या निर्णय लिया गया था? 2025 तक 25 अरब डॉलर करेंगे कारोबार, जो अब अभी तक कितना हो गया बढ़ के? 65 अरब डॉलर। 2024 में ही हो गया, जितना टारगेट है उससे ज्यादा अरब डॉलर। और 2030 तक कितना निर्णय लिया? 2030 तक 100 अरब डॉलर करने का निर्णय, ठीक है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच और वहाँ बातचीत जो हुई, और या और भी बातें हुई, हमारे प्रधानमंत्री जो गए हैं, उसके आधार पर कौन कौन चीज में सहयोग होने की संभावना है? तेल में तो सहयोग चल ही रहा है ना। और भारत रूस से क्या लेता रहा है? रक्षा सामग्री लेता रहा है, रक्षा सामग्री, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट वही हुआ, ठीक है। शिप बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग इत्यादि में सहयोग। और कहा गया है कि जो बाधाएं हैं व्यापार में, गैर प्रशुल्क बाधाएं, उसको कम की जाएगी। क्या? गैर प्रशुल्क बाधाएं कम की जाएगी। क्लियर है? और 2 नए वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोले गए? 2 नए वाणिज्यिक दूतावास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्सुलेट। क्या कहा जाता है? कॉन्सुलेट। याद है ना? वाणिज्यिक दूतावास कहाँ कहाँ? कजान और येकतेरिनबर्ग। पहले से कौन कहाँ है? पहले से 2, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। यानी भारत के कितने वाणिज्यिक दूतावास हो गए रूस में? 4। क्लियर है? 4, ठीक है। और फिर वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। क्या सम्मान से पीएम मोदी सम्मानित हुए? और सर्वोच्च राजकीय सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल।
एपोस्टल से नवाजे गए। और ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सम्मान से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय हैं। क्या? पहले भारतीय हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा नहीं गया। अब किस बात के लिए दिया गया? भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, दो देशों के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं द्विपक्षीय, बायलेटरल। क्या कहते हैं? तो द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत बनाने के लिए ये रूस ने इस सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा है। क्लियर है? भारत रूस संबंध क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पीटी में आता है तो भी आप लिखने की स्थिति में हो गए, मेन में आता है तो भी पर्याप्त है। 15-20 मिनट में लिखना है आपको, टू द पॉइंट, पर्याप्त लिख सकते हैं। बैकग्राउंड भी दे ही दिया है मैंने। क्लियर है? इसके बाद 9-10 जुलाई को कहाँ गए प्रधानमंत्री? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी गए। ऑस्ट्रिया से धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? कार्ल नेहमर। कार्ल 9-10 जुलाई को कहाँ गए? 8-9 को कहाँ? रूस में रहे। 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पहुंचे? वियना। और 41 वर्ष के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वियना पहुंचा है। इससे पहले 1983 में संभवतः इंदिरा गांधी गई थी। क्लियर है? ये भी फैक्ट है एक। 41 वर्ष के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। इससे पूर्व पहले श्रीमती इंदिरा गांधी 41 वर्ष पूर्व 1983 में गई थी, ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। ठीक है? 1955 में जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर कौन है? कार्ल नेहमर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर। और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन। एक समय में आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऑस्ट्रिया जो था पूरी यूरोप की राजनीति का ये धोरी, यहाँ ऑस्ट्रिया का एक चांसलर हुआ करते थे, मेटरनिक। पूरे यूरोप की व्यवस्था को दिशा देने वाला ये मेटरनिक था, याद है? लेकिन वो स्थिति अब नहीं रही ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया और स्पेन का जो राजघराना था पूरे यूरोप को लीड करता था, वो गया। तो फिर उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड आ गया। फ्रांस और इंग्लैंड चला गया, तब आया रूस और अमेरिका। और अब रूस और अमेरिका में जद्दोजहद चल रहा है पूरे धरती पर, पूरे विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ठीक है? भारत और चीन अगर बेहतर संबंध बना ले तो रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ के ये दोनों आगे आ सकते अगला वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है देखिए। हाँ, तो ऑस्ट्रिया के साथ भारत की मैत्री को मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री 9-10 जुलाई को वियना में रहे। और इन दोनों चांसलर से और राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हुई, कारोबार बढ़ाने पर जोर हुई। और इनसे जो बातचीत हुई वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण, और जो यूएनओ है या फिर आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है, इसमें सुधार से संबंधित बातें हुई। और दोनों ने एक दूसरे से सहयोग पर जोर दिया, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने। ठीक है? ये था प्रधानमंत्री मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, चलिए 5वें इंफॉर्मेशन पर चल रहे हैं हम लोग। 5वां इंफॉर्मेशन भारत के ग्रोथ रेट से संबंधित है, भारत की वृद्धि दर से संबंधित है। 6ठा इंफॉर्मेशन गौर से देखिएगा, आपको बॉक्स में है, वो विश्व की जनसंख्या से संबंधित यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पर आधारित है। 7वां इंफॉर्मेशन क्या है? पेज नंबर 38 पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट के बारे में आकलन है ना। तो 5वां और 7वां लगभग सेम है। 5वां इंफॉर्मेशन क्या है? 5वां इंफॉर्मेशन क्या है? भारत के ग्रोथ रेट, भारत के ग्रोथ रेट के बारे में है ना। और 7वां भी वही है ना, भारत की वृद्धि दर, वृद्धि दर का आकलन। 5वां में किसका आकलन दिया है? हाँ, किसका आकलन दिया है? 5वां किस संस्था का? देख आपके सामने है, तभी नहीं बोल सकते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जोर से बोलिए ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, कितना बताया है? 2024-25 है ना, बताया 2024-25 में कितना? 7%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक देखिए 7वां इंफॉर्मेशन जो है, पेज नंबर दूसरे पेज में देखिए, वो भी बताया 2024-25 में कितना। ठीक से देखिए,
2024-25 में कहाँ है 5%? 2024-25 में कितना है जी? उधर देखो, इधर, यहाँ 2024-25 में 7%। पूरा पढ़ते नहीं आप लोग, घर से भी पढ़ के आना चाहिए। यानी दोनों का आकलन सेम है ना? लेकिन दोनों ने यह बात कहा कि विश्व में सबसे तीव्र, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन? भारत। बस इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आकलन है 24-25 में, और IMF पे। ये आप रॉ मटेरियल हो गया, इसको कहीं भी यूज कीजिए, आप एसए में यूज कीजिए, जीएस में यूज कीजिए, पीटी में पूछा जाता है तो वो भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक है इंफॉर्मेशन, वो है आपको विश्व की जनसंख्या पर किसका रिपोर्ट? विश्व की जनसंख्या, ये छठा इंफॉर्मेशन था ना, है। पांचवा और सातवां इंफॉर्मेशन हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। पांचवा और छठा इंफॉर्मेशन है विश्व जनसंख्या पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, यूनाइटेड नेशन का ही ये है की रिपोर्ट। ठीक है, की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 जारी कब किया गया? किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 11 जुलाई 2024, क्योंकि ये विश्व जनसंख्या दिवस भी है। ये भी, ये इंफॉर्मेशन याद कीजिए, याद रखिए, विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी किया है। क्या जारी किया है भाई? सबसे पहले तो भारत के संबंध में कहा है, इसमें दिया गया है क्या? भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश 2023 में ही बन चुका है। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन का अनुमान है। क्या आज पेन बढ़िया नहीं मिल रहा है? हाँ, 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2062 में ये अपने सर्वोच्च स्तर पर होगा, यानी 1.70 अरब, 1.70 अरब इसकी जनसंख्या होगी। उसके बाद गिरावट आएगी। गिरावट के बावजूद 2100 ईस्वी में इसकी आबादी कितनी रहेगी? 150 करोड़। कितनी रहेगी? 150। और उस समय भी ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। यानी भारत के संदर्भ में क्या आकलन है वो देख लीजिए। भारत के संदर्भ में आकलन क्या क्या कहा है इसने? वर्ष 2023 में ही चीन को छोड़कर सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है। कौन देश बन चुका है? और क्या कहा है आगे? 2063 ना, हाँ 2062 ईस्वी में इसकी आबादी कितनी हो जाएगी? 1.70 अरब। ठीक है, 170 करोड़, 170 अरब नहीं, 170 करोड़। 170 अरब तो वर्ल्ड का भी नहीं, वर्ल्ड का 8 अरब है। 170 करोड़, 1.70 अरब हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये सर्वाधिक होगा, चरम होगा। क्या होगा? ये चरम। इसके बाद गिरावट आएगी, इसके बाद गिरावट आएगी। लेकिन फिर कहा है कि 2100 में कितना रहेगा इसका? 150 करोड़ के साथ विश्व में शीर्ष पर बना रहेगा। भारत के बारे में हो गया, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद विश्व के बारे में क्या कहा गया है? 2030 में 8.5 अरब होने का अनुमान है। 2063 में 10 अरब को पार करेगा। ठीक है, और 2080 में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगा। कितना? 10.3 अरब। फिर धीरे धीरे घटेगी और इस सदी के अंत तक 2100 तक 10 अरब से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? विश्व के संदर्भ में क्या आकलन है इसका? विश्व जनसंख्या के बारे में क्या कहा है? 2030 तक कितना रहेगा? 8.5 अरब। 10 अरब के आंकड़े को कब पार करेगा? 63 में 10 अरब पार कर जाएगा, और 80 में 2063 में 10 अरब को प्लस 10 अरब प्लस हो जाएगा, और 2080 में उच्चतम स्तर पर रहेगा में चरम। कितना? 10.3 अरब। इसके बाद कहा है कि गिरावट आएगी।
क्या आएगी? गिरावट आएगी। क्लियर है? चीन के बारे में क्या कहा गया है? अब ये जो डेटा है 8.5 अरब हम लोग हैं, अभी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या है 8.5 अरब में एक व्यक्ति है। सौर मंडल के 9 ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले 8.5 अरब लोगों में एक, कहीं भी यूज कर सकते इस तरह का डेटा। कोई डाटा है तो कोई फैक्ट इस तरह उठाइए जो कई जगह यूज। आप क्या है 8.5 अरब में एक है, लाखों करोड़ों डेली बढ़ते हैं और फायदा लेते हैं। ठीक है, तो चीन के बारे में क्या कहा गया? देखिए, चीन के बारे में कहा गया 2024 से 2054 के बीच जनसंख्या में गिरावट आएगी और 2100 तक आधी हो जाएगी, यानी 63 करोड़। तो बहुत और हम लोग कितना रहेंगे? 150 करोड़, डबल से ज्यादा। देखिए, एक तुलना हो गया ना। चीन 2024 से 54 में क्या होगी? यही ना कहेगा, गिरावट आती जाएगी। और 2100 में कितना आबादी हो जाएगा इसका? 63 करोड़। हम लोग कितना हो रहेंगे? भारत की आबादी 150 करोड़। देखिए, एक आकलन हुआ। इस आकलन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं आप। भारत की स्थिति के बारे में कर सकते हैं। जनसंख्या की स्थिति चिंताजनक है। चीन तेजी से अपनी जनसंख्या को कम कर रहा है, 63 करोड़ पे लाएगा और हम 150 करोड़, यानी ज्यादा जनसंख्या ज्यादा समस्याएं होगी। तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ सही तरीके से नहीं लिया गया, जनांकीय लाभांश, तब स्थिति क्या होगी? भारत की भयावह हो जाएगी। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा समस्या। ठीक है, ज्यादा भूखमरी, ज्यादा कुपोषण, ज्यादा दंगा, ज्यादा फसाद। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर है ये कि देखा जाएगा कि हम पहले कई बार कह चुके, जनसंख्या अधिक होना उतना घातक नहीं है जितना जनसंख्या में कार्यक्षम आबादी का प्रतिशत कम होना घातक है। अधिक जनसंख्या हो लेकिन उसमें कार्यक्षम आबादी अधिक हो और वो कार्य करता हो, प्रोडक्टिव हो, स्किल्ड हो, तब उतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीन के बारे में। पाकिस्तान के बारे में कहा गया है 2054 में 38.9 करोड़ के साथ ये तीसरे नंबर पर रहेगा। कौन? पाकिस्तान के बारे में 2054 में कितना रहेगा? 38.9 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर रहेगा। किससे? क्या कायदे से अगर पाकिस्तान हमारे साथ रहता, इंडिया के साथ, तब हम लोग कितना हो जाते हैं? 40 करोड़ उधर है, 2 अरब अकेले रहते हैं हम लोग। अब बांग्लादेश भी रहता, मतलब आधा ही दुनिया यही पर रहती है। आधा दुनिया ने 1/4 लगभग 8.5 अरब है ना, इधर 2-2.5 अरब हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। उसके बाद आइए 8वां इंफॉर्मेशन है नीति आयोग के पुनर्गठन पर। तो नीति आयोग के पुनर्गठन पर इस पर क्या इंफॉर्मेशन ले हम? ये पुनर्गठन हुआ है जिसमें पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बदले गए हैं। बाकी अध्यक्ष तो वही रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, ये सब आप लोग जानते हैं। और तो इसमें क्या, इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है? तो सब कुछ तो जानते ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवा इंफॉर्मेशन है 2023-24 के लिए ईपीएफ जमाओं पर 8.25% ब्याज। हाँ, फुल टाइम हमेशा काम करते रहेंगे। ये नहीं कि उनको आमंत्रित किया जाएगा तब वो आएंगे बैठक में, नीति आयोग की बैठक में। ये नीति आयोग में हमेशा अवेलेबल रहेंगे, सारा दारोमदार इन्हीं पर रहेगा। पदेन एक्स, उनको कभी कभी वो आ सकते हैं, वो रहेंगे नहीं, उनको बुलाया जा सकता है, वो रहेंगे, ऑलरेडी मेंबर रहेंगे। ठीक है, 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कितना ब्याज निर्धारित किया है? 8.25। ये याद रहेगा ना, ये तो सिंपल है। नवा 7वां इन्फॉर्मेशन हो गया था, ये 8वां होगा ना। हाँ, 8वां इन्फॉर्मेशन ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि पर वित्त मंत्रालय ने कितना ब्याज मंजूरी दिया है? 8.25%। नवा इन्फॉर्मेशन क्या है? नवा इन्फॉर्मेशन सिंपल है, आयात निर्यात है ना। 2023-24 में ऋणात्मक वृद्धि के पश्चात 2024-25 की पहली तिमाही में देश के निर्यातों व आयातों में धनात्मक वृद्धि। इसका मतलब समझे? पहली तिमाही क्या हो गया? अरे पहली तिमाही क्या हो गया 2024-25 का? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में जो वृद्धि हुई है, निर्यात किया गया है और आयात किया गया है, उसमें धनात्मक वृद्धि हुई है। आयात में भी धनात्मक वृद्धि, यानी आयात ज्यादा किया गया है और निर्यात भी
ज़्यादा किया गया, यानी बैलेंस होगा। क्लियर है? तो ये निर्यात और आयात कई बार समझा चुके हैं, ट्रेड बैलेंस का हिस्सा है और डेटा बदलते रहेगा, तिमाही, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, चौथी तिमाही। और कई बार कह चुके हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय कि ठीक पहले दो तिमाही का रट लीजिए या वार्षिक रटिए। ओके, और ट्रेड बैलेंस पर पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर बात ही करेंगे अगले संडे से अगले संडे। ठीक है, अगला संडे 8 से होगा ना, 8, 7, 15 सितंबर 2024 को इकोनॉमिक सर्वे पर बात होगी और बजट पर बात होगी। पूरे संडे लाइव क्लास भी होगी, आप लोग लाभ उठाइएगा।